नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट। देखिए इफेक्ट में या फोर्स में कब आया था हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताना है। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आपको पता होगा, इस दिन नहीं आया था। 26 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 2 अक्टूबर 1950 भी गलत है। 26 नवंबर को क्या हो गया था, बन के ये तैयार हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वॉट गैस इज यूज टू प्रिजर्व द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैन्युस्क्रिप्ट है वो जो प्रिजर्व करी गई है, रखी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में, ये देखिए रखी गई है। ठीक है, और इसको एक ग्लास बॉक्स में रखा गया और ग्लास के अंदर जो मतलब गैस है उसका नाम है हीलियम। तो वही पूछा गया था कौन सी गैस इसमें रखी गई है जिससे उसे प्रिजर्व किया गया है, तो ये हीलियम गैस है। क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है इसलिए हीलियम गैस को भरा गया है इसमें। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। तो देखिए सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, ये जो है पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। सेंटर पे जो बैठे हैं यही चेयरमैन है और ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव इन 1950। तो देखिए 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो कितने पार्ट और कितने शेड्यूल थे। तो याद रखिएगा शेड्यूल 8 थे और पार्ट थे 22। अब अगर देखेंगे करंट में जो पार्ट हो गए हैं वो 25 हो गए हैं और शेड्यूल हो गए हैं 12। तो क्योंकि पूछा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 और 8 सही हो जाएगा, तो 22 पार्ट और 8 शेड्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा गया विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है ये कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं जो स्टेट को या गवर्नमेंट को करनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आयरलैंड से लिया गया था। यूएसए से क्या लिया गया था, यूएसए से मेन चीज़ अगर देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये यूएसए से ली गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, आपको पता होगा इंडिया में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया। फ्रांस से 3 वर्ड्स आए हैं जिसका नाम है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, और ये तीनों वर्ड्स आप देखेंगे तो हमारे प्रियम्बल में भी हैं, फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था जो 1789 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। अब लॉ को बनाने का काम किसका होता है, लॉ को बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। और लॉ को चेक करने का काम कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए तो ये है जुडिशरी का काम। ठीक है, पुलिस तीनों ऑर्गन में नहीं आती है, पुलिस को ऐसे एग्जीक्यूटिव में डाला जा सकता है लेकिन बहुत ही लोअर एग्जीक्यूटिव है वो। हु हेड्स द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब देखिए इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव होती है उसको हेड कौन करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको हेड करने का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। अब देखिए 2 तरीके के हेड हैं इंडिया में, एक नॉमिनल हेड है। ठीक है, नॉमिनल हेड अगर पूछा जाता, नॉमिनल मतलब वो नाम का हेड है और ये कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन रियल हेड अगर पूछा जाए कि रियल हेड जो होता है गवर्नमेंट का वो कौन होता है तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात करी आ रही तो रियल हेड की बात करी आ रही है। विच ऑर्गन इंश्योर्स दैट लॉ आर अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए लॉ जब बनते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो ये किस ऑर्गन को चेक करना होता है, तो लेजिस्लेचर का काम तो लॉ बनाना होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी इसको चेक करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यार। अब देखिए डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से ली गई थी लेकिन ये होती क्या है पूछा गया है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है,
गाइडलाइंस फॉर दी गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें स्टेट में करनी है, गवर्नमेंट में करनी है, तो उसकी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। देखिए डीपीएसपी में आपको जैसे दिखा देते हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 41 आप देखेंगे तो वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि मतलब गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए सिटीजन के। दूसरी बात आर्टिकल 44 है, इस पे बड़ा बवाल चलता रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है, याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 38 जो है ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। आप अगर प्रीएम्बल देखेंगे तो उसमें भी जस्टिस है, और जस्टिस 3 तरीके के प्रीएम्बल में दिए गए हैं, यही 3 तरीके के जस्टिस हैं, आर्टिकल 38 में भी दिए गए, मतलब डीपीएसपी में भी ये है। आर्टिकल 48 ए जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, देखिए जब भी यहाँ पर आपको ए दिखाई पड़ जाए, बी दिखाई पड़ जाए, तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और वो उसको ऐड किया गया है। तो ये इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है इसको भी डीपीएसपी में रखा गया, ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 49 जो है वो प्रोटेक्शन किस चीज़ का करना है, मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन करना है, प्लेसेस का प्रोटेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट्स का प्रोटेक्शन करना है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। तो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी प्लेस है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है, स्टेट का है, मतलब सरकार का है। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, इसमें एक और देखिए दिया है, आर्टिकल 47 दिया है, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में भी सरकार को काम करना है, तो ये भी दिया गया है इसमें। तो आपसे कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है जो एनसीईआरटी में दिया है, वो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल से हम लोग को मिलता है, तो आर्टिकल 21A है, और 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करी गई है इस आर्टिकल के तहत। हम आप लोग को थोड़ा सा इस फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी दिखा देते हैं, अगर यहाँ पर है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आप याद रखिएगा, जैसे राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसमें कहा गया है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 21 में है, और ये राइट टू लाइफ के बारे में डिस्कस करता है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में डिस्कस करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और साथ ही साथ आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक में राइट टू मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, व्हाट डज द प्रीएम्बल टर्म सॉवरेन मीन। अब देखिए सॉवरेन का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रूल बाय किंग तो मोनार्क होता है, मोनार्की होती है। पावर लाइज विद फॉरनर्स, ये भी नहीं है। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द पीपल, ये बिल्कुल सही है, कि कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर होगी, चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर की हो या हमको बाहर की कंट्रीज से कोई रिलेशन बनाना हो, तो उसमें सारी पावर किसके पास है, लोगों के पास है। अब लोगों के पास डायरेक्टली नहीं है, लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं लेजिस्लेचर में उनके पास है, तो इसी को कहते हैं क्या, सॉवरेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th देखेंगे, द 42nd अमेंडमेंट एडेड 2 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल। तो 42nd अमेंडमेंट से 2 नए वर्ड जोड़े गए थे, जिसका क्या नाम है, सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया था। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, ठीक है, समाजवाद का मतलब, सोशलिस्ट मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो सारा काम जो भी करेगी वो किसके लिए करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए करेगी, ठीक है। मतलब अगर उसने कोई कंपनी सेटअप करी है तो किसके लिए सेटअप करी है, पब्लिक वेलफेयर के सेटअप करी है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सारे रिलीजन जो हैं वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसी को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी, किसी को बहुत ज़्यादा उठाया नहीं जाएगा, सबको बराबर की वरीयता दी जाएगी, इसी को कहते हैं सेक्युलर। इक्वालिटी आपको पता ही है, लिबर्टी मतलब एक तरीके से फ्रीडम होती है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो हेड होगा किसी भी कंट्री का, जो हेड होगा वो इलेक्टेड पोस्ट होगी, वो इलेक्ट होके आया होगा, मतलब किसी ने चुना नहीं हो, मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने भेज दिया अपने आप से वो बन गया। जैसे इंडिया में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है ये हेड होता है किसी मतलब इंडिया का, तो ये कैसी पोस्ट है, ये इलेक्टेड पोस्ट है, इलेक्शन से आता है, ठीक है। तो मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने अपॉइंट करके भेज दिया, किसी फॉरेन टेरिटरी ने अपॉइंट कर दिया, तो उसको रिपब्लिक कहते हैं। तो जहाँ पर हेड जो होगा वो इलेक्टेड पोस्ट पे हो, इलेक्टेड पोस्ट होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट डज फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल स्टैंड फॉर। तो प्रीएम्बल में आप देखेंगे फ्रेटर्निटी शब्द जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो मिलिट्री रूल नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं, ट्रीटिंग एवरीवन एज पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो हमारे कल्चर में भी यही है, वासुदेव कुटुंबकम,
ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम क्या कहता है कि मतलब सारी पृथ्वी जो है वो हमारा क्या है, परिवार है, तो देखिए वहीं से लिया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिना की बात अगर करी जाए तो वो भी वही सेम चीज़ कह रहा है कि सभी का एक तरीके से लाभ होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए, उसकी बात हमारा कल्चर कहता है। तो वहीं से ये लिया गया है। फ्रैटर्निटी शब्द आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीएम्बल को, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये जो है प्रीएम्बल में दिया गया है, आप देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पर सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में जोड़ा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो यहाँ पर दोनों चीज़ें और दी होंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42nd 1976 में। भी याद रखिएगा कि ये दोनों वर्ड जो जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए हैं 1976 में। कई बार इसमें डेट पूछ ली जाती है कि जो हमारे प्रीएम्बल में डेट लिखी गई वो डेट कौन सी है, तो वो डेट है 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 डेट लिखी गई है, क्योंकि इस दिन हमने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। जस्टिस देखिए 3 तरीके के दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके की दी गई हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी आप देखेंगे 2 हैं, स्टेटस की है और अपॉर्चुनिटी की है। ठीक है। फ्रैटर्निटी भी दी गई है। तो ये सारे शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए वो हमने आपको बता दिया था अभी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में। पहला दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है दैट लेज डाउन बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, लॉज बताता है किसी भी नेशन के, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क बताता है, सिटीजन के राइट बताता है, ड्यूटीज़ बताता है और वैल्यूज़ बताता है किसी कंट्री की क्या क्या है, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई होती हैं। वाई इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉन्गेस्ट रिटन इन दी वर्ल्ड, तो ये देखिए इंडिया में सबसे, मतलब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि इसमें 22 पार्ट हैं और 8 शेड्यूल थे जब वो बना। अब एक्सपैंड हो गया, कितना हो गया है, तो 25 पार्ट हो गए हैं इसमें और 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है। कवरिंग वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, और इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं जिससे इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को गवर्न किया जाता है, तो गवर्न कॉम्प्लेक्स कंट्री लाइक इंडिया, इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हो गया है। की एलिमेंट्स फाउंड इन मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला गवर्नमेंट जो भी होगी उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बताया गया है। दूसरा राइट्स बताई गई हैं, ड्यूटीज़ बताई गई हैं सिटीज़न की क्या होगी, जैसे इंडिया में भी देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, तो सबके अलग अलग फंक्शंस बताए जाते हैं इसमें। सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आइडियल्स हैं, ये बताया गया है इसमें। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा ये बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे गवर्नेंस के लिए, जैसे हम लोग का जो गवर्नेंस है वो वेलफेयर पे बेस्ड है, मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करनी है गवर्नेंस को अल्टीमेटली। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ था, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कब बनी थी, 1946 में बनी थी। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लगे थे इसको बनने में कॉन्स्टिट्यूशन को, और कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन फाइनली इन्फोर्स ये कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्स हुआ था, और इसी दिन, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर दी असेंबली एंड बी.आर. अम्बेडकर चेयर दी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेयर किया था, मतलब ये चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, और बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। एक बात याद रखिएगा, 15 वुमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कई बार पूछ लिया आता है। और टोटल मेंबर्स 389 थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन जब पार्टीशन होता है तो पाकिस्तान अलग हो जाता है तो 299 मेंबर्स टोटल बचे थे। ठीक है। और पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया।
व्हाट वर द मेन इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेन इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हम लोगों ने प्रेरणा ली थी हमारे फोर फादर्स ने। तो आइडियल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, देखिए हम लोग ने जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ा था तो उसमें कुछ आइडियल्स रखे थे कि जब हम लोग आज़ाद होंगे तो इन आइडियल्स पे काम करेंगे, जैसे नॉन वायलेंस हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, इन सब पे काम करेंगे। तो वही सब चीज़ें इक्वालिटी की बात कर रही थी उस समय, ठीक है। तो वही आइडियल्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के। इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज एंड कल्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात अगर करी जाए तो हमारे कल्चर में है, ठीक है। सभी का कल्याण की बात, अगर वासुदेव कुटुंबकम की बात करी जाए तो ये भी हमारे कल्चर में है। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेंस मतलब करी गई हैं, इनरोल करी गई हैं। लर्निंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, जैसे एक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो वहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी लिया, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिया, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो लिया, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। व्हाट वर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो तीन मेन ऑर्गन क्या होते हैं गवर्नमेंट के, उनके रोल क्या होते हैं, तो लेजिस्लेचर पहला होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है और तीसरा जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर में अगर आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है, ठीक है, और स्टेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो आप जिस भी स्टेट में होंगे तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ज़रूर होगी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पर है, लखनऊ में है। चलिए आप जिस भी स्टेट में है बताइएगा कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली किस जगह पे है। एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड करता है उसको प्राइम मिनिस्टर, और ये क्या करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी काम क्या होता है, चेक करता है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को कि नहीं कर रहा है, और अगर कोई उसको वायलेट करता है, मतलब अगर कोई लॉ को वायलेट करता है तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जुडिशरी ही डिसाइड करता है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अब देखिए पावर जो है वो सेपरेशन होना चाहिए, इसके पीछे इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब जुडिशरी अपना अलग काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करे और लेजिस्लेचर अपना अलग काम करे। तीनों के पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में चेक्स एंड बैलेंस की बात भी है, चेक्स एंड बैलेंस की बात भी है। तो देखिए हमारे यहाँ सेपरेशन तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ चेक्स एंड बैलेंस होना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, अब लॉ अगर वो कुछ भी बना देगा तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो क्या करता है जुडिशरी उसको चेक करता है, इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, तो पहला तो ये है कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, मतलब जो भी पावर्स होती हैं जैसे जुडिशरी के पास जो भी पावर है उसको मिसयूज़ नहीं होने देता। अलाउज ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू वर्क इंडिपेंडेंटली, सारे के सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं। होल्ड दी अदर्स अकाउंटेबल इंश्योरिंग डेमोक्रेसी फंक्शंस स्मूथली, और इसके साथ ही साथ और क्या है कि बाकी सबको अकाउंटेबल मतलब होल्ड किया जा सकता है, जिससे डेमोक्रेसी स्मूथली फंक्शन करती रहे, ठीक है। मतलब अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, लेजिस्लेचर होगा। इम्प्लीमेंट अगर हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। और लॉ अगर बना दिया गया उसको चेक नहीं किया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जुडिशरी होगी। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये गाइडलाइंस होती है दैट डायरेक्ट दी गवर्नमेंट टुवर्ड्स गोल्स सच एज इकोनॉमिक जस्टिस, देखिए कुछ गोल्स होते हैं गवर्नमेंट के जो उसको अचीव करने होते हैं, तो ये गाइडलाइंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी गई हैं। क्या क्या गोल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हो सकता है, ठीक है, कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना है। तीसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सकता है कि सरकार का ही काम है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम करे। ये इन्फोर्सेबल नहीं होता कोर्ट में, अगर मान लीजिए सरकार इकोनॉमिक जस्टिस पे वर्क नहीं कर रही है ठीक से तो कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, इसी को कहते हैं नॉन इन्फोर्सेबल है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर मान लीजिए आपके हैं और उसको सरकार कर्ब कर रही है, वायलेट कर रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो वो इन्फोर्सेबल है। फंडामेंटल राइट क्या होती है, इन्फोर्सेबल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब जो फ्रेमवर्क्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके विजन को भी ये दिखाता है कि वो क्या चाहते थे स्टेट से।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको डिफरेंस बताना है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? इन्फोर्सेबल होते हैं, लॉ मतलब सीधे आप अगर मान लिया आपका राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है, इसको इन्फोर्सेबल कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, ठीक है, अगर राइट वायलेट होता है तो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये केवल गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट को गाइड करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, कैसी पॉलिसी बननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द टर्म सेक्युलर इन प्रीएम्बल मीन्स। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, अभी हम हालांकि देख भी चुके थे इसको। स्टेट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, मतलब जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमारा रिलीजन इस्लाम है, हमारा रिलीजन हिंदू है, हमारा रिलीजन क्रिश्चियन है। वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए न्यूट्रल है, ठीक है, सबके लिए पॉजिटिव है। ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट देना है। गिविंग एवरी सिटीजन फ्रीडम टू अलाउ एनी फेथ, तो मतलब अगर वो किसी भी मूर्ति की पूजा करना चाहे, ठीक है, किसी भी धर्म की पूजा करना चाहे, किसी भी पंथ की पूजा करना चाहे तो वो पूरी तरीके से फ्री है, वो कर सकता है। इसी को सेक्युलर कहा गया है। वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें देखिए अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कई सारी चीज़ें हैं जो बदलती रहे, जैसे इस समय आप देखेंगे डिजिटल एज आ गई है पूरी। अब 1950 की बात किया तो उस समय तो डिजिटल कुछ था ही नहीं, लेकिन अब क्या है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए अमेंडमेंट अलाउड ना होता तो डिजिटल वाली चीज़ों को इंक्लूड ना किया जा पाता। या बात करी जाए वुमेन रिजर्वेशन की, ठीक है, तो वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में, 1950 में नहीं था, तो कहीं ना कहीं नीड लगी तो अमेंडमेंट किया गया। जब अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, अमेंडमेंट्स आर मेड आफ्टर केयरफुल डिबेट, और केयरफुल डिबेट करी जाती है। एंड ऑफन इंक्लूड पब्लिक इनपुट, और कई बार क्या होता है जो पब्लिक चाहती है, पब्लिक का इनपुट देखा जाता है, पब्लिक का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी। अब देखिए इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली चीज़ तो यह है कि राइट टू इक्वालिटी दी गई है आर्टिकल 14 में, ठीक है, तो सीधे सीधे राइट टू इक्वालिटी डाल दी गई है आर्टिकल 14 में कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है जिससे सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं सभी लोगों को, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों के हिसाब से इंडिया में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, गिव एनी टू एग्जाम्पल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हर सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये नहीं नेशनल एंथम बज रहा है, लोग बैठे हुए हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। हालांकि इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, अगर मान लीजिए नहीं कोई खड़ा हो रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, केवल आपकी ड्यूटी है जो आपसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये मांग करता है कि आपको, अगर आप एक इंडिया के सिटीज़न हो, अच्छे नागरिक हो, तो आपको फॉलो करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जो नेशनल फ्लैग है, अब देखा होगा नेशनल फ्लैग को 26 जनवरी में सब लोग अपने हाथ पे लिए रहते हैं, और 27 जनवरी को आप देखेंगे तो बहुत सारे नेशनल फ्लैग जो हैं ज़मीन पे पड़े रहते हैं। तो ये सब क्या है? सब बहुत गलत चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से गलत हैं और इसको लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड शो कंपैशन अमंग लिविंग क्रिएचर्स, तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, DPSP भी है। कंपैशन मतलब करुणा दिखानी चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप इंसानों के साथ ही अच्छा व्यवहार करें, जो जानवर होते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं कि कोई जानवर है तो आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, तो ये सब भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs क्वेश्चन आंसर जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।